तो गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BSOG 171 इसका हमारा क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 9 रहेगा। चैप्टर नंबर 9 या यूनिट नंबर आप 9 कह सकते हैं। और चैप्टर नंबर हमारा 9 क्या है, परिवार और विवाह। आज हम यहाँ पर हमारा जो भारतीय समाज है, हमारे भारतीय समाज में जो शादियाँ होती हैं वह कैसे होती हैं और हमारे परिवार यानी हमारे फैमिलीज़ कैसे रहते हैं, यानी आज हम परिवार और विवाह के बारे में क्या डीपली से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जैसे हमारा क्या रहेगा 9.2 क्या रहेगा, परिवार एक संस्था, यानी परिवार एक संस्था के रूप में कैसे है या संस्था के रूप में इसका निर्माण कैसे होता है, इसको देखेंगे। दूसरा जो हमारा 9.3 रहेगा, विवाह की संस्था क्या है, परिवार क्या होता है, परिवार कितने प्रकार का होता है उसको देखेंगे। फिर विवाह किस प्रकार से होते हैं भाई, विवाह के समय आयु कितनी होती है या विवाह के कौन कौन से प्रकार हैं उसको देखेंगे। विवाह में क्या क्या प्रचलित स्वरूप हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा जैसे क्या रहेगा, पति पत्नी चुनने की पद्धतियाँ। 9.4 रहेगा कि जैसे अंतर विवाह है, बहु विवाह है या तय कहेंगे विवाह क्या होता है, यानी अंतर विवाह बहु विवाह, इसके आधार पर पति पत्नी चुनने की क्या है, कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं। उसके बाद हम देखेंगे विवाह की रस्में। हमारे जो भारतीय समुदाय है वहाँ पर जो शादियाँ होती हैं, ठीक है, जो मैरिज हो रहे हैं उसमें कौन कौन सी विवाह की रस्में निभाई जा रही हैं उनको देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा 9.6 क्या रहेगा, परिवार और विवाह संस्था में परिवर्तन, यानी परिवार और विवाह जो संस्था उसमें किस प्रकार का परिवर्तन आ रहा है, इन परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें तो फिर कह सकते हैं परिवार और विवाह में उभरता ढांचा क्या है, विवाह के प्रति हालिया रुझान क्या है, यानी लोगों का जो शादी विवाह हो रहा है उसके प्रति लोगों का रुझान क्या है, उस रुझानों के भी बारे में हम क्या करेंगे, डीपली से या विस्तार से क्या करेंगे, इन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इन सभी मुद्दों पर क्या की जाएगी, विस्तार से मैं आपको देखते हैं। चलिए ठीक है, तो इसमें जो रहेगा हम सबसे पहले चलते हैं, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा, ठीक है, जैसे विवाह परिवार संस्था की हम बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, आइए हम सबसे पहले परिवार की संस्था की प्रकृति, यानी जो परिवार है, जो फैमिली है वो कैसी है, उसको हम प्रकृति उसका नेचर देखें। मोटे तौर पर माता पिता और बच्चे के समूह को परिवार कहा। देखो मोटे तौर पर अगर हम बात करें, जो माता पिता है और जो उसको बच्चा है उसको मिलाकर परिवार बनता है। कुछ स्थानों पर पितृवंशी और मातृवंशी परिवार होते हैं, यानी कहीं कहीं पर जैसे पितृवंशी परिवार है, मातृवंशी यानी माता के वंश परंपरा के अनुसार जो परिवार हैं और पिता की वंश परंपरा के अनुसार जो परिवार, ऐसे सजातीय सदस्यों से होता है जिनके एक ही पूर्वज होते हैं। यानी परिवार क्या होता है, जिनके पूर्वज क्या है, एक ही सजाती यानी एक ही कह सकते जाति या एक ही वर्ण से संबंधित हैं, उनको पूर्वज हुए। कहीं कहीं परिवार का अभिप्राय ऐसे रिश्तेदारों या उस पर आश्रितों से संबंधित होता है जो एक ही गृहस्थी के सदस्य होते हैं। कई बार क्या होता है, परिवार में रिश्तेदार या आश्रितों से गृहस्थी के अंतर्गत इस प्रकार के भी परिवार होते हैं। अब सब इस संस्था का संरचनात्मक पहलू है, ये जो परिवार जो संस्था उसकी उस संरचना में सभी पहलुओं को पाया जाता है। एक पहलू इसके सदस्यों का निवास होता है, यानी जो परिवार संस्था क्या होती है वह लगभग एक ही जगह पर क्या करती है, निवास करती है। वह आमतौर पर एक ही आम निवास साझा करते हैं, यानी परिवार जो संस्था होगी वह लगभग सभी क्या होते भैया, एक ही घर में रहते हैं, कम से कम अपने जीवन के कुछ हिस्सों के लिए, यानी कम से कम अपने जीवन के कुछ हिस्से के लिए क्या रहते हैं, वो लगभग साथ ही रहते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, हम परिवार के संबंधक पहलू की बात कर सकते हैं, यानी परिवार के जो लोग हैं उनमें किस प्रकार के संबंध होते हैं उस पर भी हम बात कर सकते हैं। सदस्यों का एक सदस्य के प्रति क्या होता है, परस्पर अधिकार और कर्तव्य, यानी परिवार जो होगा भैया, एक परिवार के सदस्य का दूसरे परिवार के प्रति कोई ना कोई कर्तव्य होगा, कोई ना कोई जिम्मेदारी होती है। यानी परिवार में जितने लोग हैं उन सबकी एक दूसरे के प्रति क्या होती है, जिम्मेदारी और जवाबदेही होती है और कर्तव्य। अंत में परिवार भी एक सामाजिकरण का घटक, यानी परिवार भी क्या है, एक सामाजिकरण का क्या घटक है। यह सभी पहलुओं इस संस्था को सामाजिक संरचना का इकाई बनाते हैं, यानी परिवार जो है एक सामाजिक पहलू है, इसलिए क्या होता है, यह सामाजिक संरचना की क्या एक पहलू या इकाई के रूप में। अब देखेंगे परिवार के प्रकार कितने होते हैं। आमतौर पर सामाजिक संरचना में अगर देखें तो रिश्तेदारी के दो प्राथमिक कड़ियां हैं, माता पिता और सगे भाई बहन क्या होते हैं, मूलतः इन्हीं परिवार को काउंट किया जाता है। सरल शब्दों में अगर आसान लैंग्वेज अगर कहा जाए तो परिवार इन्हीं संबंधों के मेलजोल से बना है। भारतीय अगर संदर्भ में देखें या भारतीय देखें तो एकल और संयुक्त परिवार की बात की जाए, यानी हमारे भारतीय समाज में परिवार दो तरह के हैं। पहला क्या है, एकल परिवार, दूसरा क्या है, संयुक्त परिवार। परिवार का संयुक्त और एकल परिवार में वर्गीकरण समानता परिवारों के गठन के आधार पर, यानी जो परिवार होते हैं वह कितने प्रकार के हैं, वह क्या संगठन, यानी भैया लोगों की संख्या कितनी है इसके आधार पर उसका क्या होता है, परिवार में समानता। उदाहरण के लिए एक एकल परिवार जो होता है
ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा, सामान्यतः जो एक एकल परिवार होता है सबसे लोकप्रिय परिभाषा है एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और उसके अविवाहित बच्चों वाले समूह को के एक एकल परिवार का मतलब होता है कि उसमें पति पत्नी और जो उसका बच्चा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, एकल परिवार बोला जाता है। संयुक्त परिवार सामान्यतः परिवार को कहते हैं जिसमें एकल परिवार और उसके संबंधी भी रहते हैं, जैसे अक्सर बात करते हैं जैसे माता पिता हों, उनके बच्चे हों, इनको इंगित करता हुआ बताता है। इस प्रकार के पितरात्मक रूप में विस्तृत रूप से परिवार पिता पुत्र संबंधों के आधार पर, यानी जो हमारे परिवार होते हैं वह लगभग, अगर जो पितृ सत्ता वाले जो परिवार हैं वह लगभग पिता और पुत्र के संबंधों के आधार पर क्या होते हैं, उनका विस्तार होता है। जबकि मातृ सत्ता वाले जो परिवार होते हैं परिवार में माँ और बेटी के संबंधों पर आधारित हैं। विस्तृत परिवारों में 2 या 2 से अधिक भाई बहन होते हैं, यानी जो बड़े परिवार होते हैं उसमें क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक भाई बहन होते हैं जिनकी पत्नी और बच्चे समूह में शामिल होते हैं और क्षैतिज परिवार को बढ़ाते हैं। क्षैतिज परिवार का मतलब होता है कि जो बहुत बड़ा, जैसे मान लीजिए कि मम्मी पापा हैं, उनके 2-3 बेटे हैं, उनकी सारी उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे, इस प्रकार के जो लोग रहते हैं उनके क्या बोलते हैं, क्षैतिज परिवार। क्षैतिज रूप से विस्तृत परिवार को सामूहिक समूह या सामूहिक रूप में परिवार या भाई बहन कहा जाता है। सबसे पहले भारत में देखोगे, इंडिया में अगर हम देखेंगे भारत में कोई भी परिवार में बलवंत या क्षैतिज रूप से विस्तृत या संयुक्त परिवार, यानी भारत में ज़्यादातर क्या है, संयुक्त परिवार हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। भारत में क्या है, संयुक्त परिवार या क्षैतिज परिवार ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। यह एक ऐसी इकाई है जिसका कानूनी तौर पर संपत्ति पर अधिकार, यानी परिवार का क्या होता है भैया, कानूनी तौर पर संपत्ति पर अधिकार होता है। परिवार जैसी व्यवस्था को कानूनी और ऐसे, यानी परिवार जो है उसको कानूनी रूप भी प्रदान है और कानूनी रूप से उसकी मान्यता भी प्राप्त है। भारत में संयुक्त परिवार एक संपत्ति साझाकरण इकाई भी, यानी भारत में जो संयुक्त परिवार होता है वह लगभग एक ही संपत्ति को साझा करते हैं। कर्ता की संरक्षा दाता, यानी एक हिंदू परिवार एक कानूनी, यानी अब हम यहाँ पर देखेंगे हिंदू परिवार कैसे होता है। ज़्यादातर जो हमारे जैसे हिंदू परिवार है, देखो हिंदू संयुक्त परिवार का संयुक्त परिवार प्रणाली में विशेषकर हिंदू संयुक्त परिवार के बारे में बहुत कुछ लिखा गया। 3 से अधिक पीढ़ियों वाले पितृवंशी, यानी 3 से अधिक पीढ़ी वाले जो पितृवंशी होते हैं, पति पितृ स्थानिक या ऐसी व्यवस्था जिसमें विवाह के बाद पति और पत्नी के पिता घर में रहें और संपत्ति में स्वामित्व और सहवासी सहभोज युक्त परिवार को समाज हिंदू में आदर्श परिवार की इकाई के रूप में बताया। यानी ऐसे परिवार को जहां पर पति पत्नी, उनके माता पिता भी, बेटे के माता पिता रहते हैं और उनके बच्चे रहते हैं, ऐसे परिवारों को आदर्श परिवार की इकाई के रूप में बोला गया है। MS गोरे के अनुसार उस परिवार को संयुक्त परिवार कहा जाता है जिसमें पति पत्नी, ठीक है, पति और पत्नी, वयस्क पुत्र और उनकी पत्नियां और बच्चे, अविवाहित पुत्र पुत्रियां उसके साथ रहते हैं। इस प्रकार के परिवारों में सबसे बुजुर्ग परिवार का मुखिया होता है। इस प्रकार के परिवार के सदस्यों को अधिकार और कर्तव्य भी निर्धारण काफ़ी हद तक पदानुक्रम में शक्तियों द्वारा होता है। देखो क्या होता है, जब परिवार जैसे दादा दादी हैं, फिर उसके मम्मी पापा हैं, अब जैसे भाई बहन होते हैं, इस प्रकार के जो परिवारों को हम क्या बोलते हैं, वह आदर्श परिवार बोला गया। ठीक है, इसमें जो सबसे उम्र का बड़ा व्यक्ति होगा क्या होगा, वही परिवार का मुखिया होता है। ज़्यादातर अगर हम इंडिया की बात करेंगे, हमारे देश में क्या होता है, इसी प्रकार के परिवारों को पाए, यानी जो परिवार में जो शक्ति होगी, यानी कौन ज़्यादा पावरफुल है वह किसके अनुसार रहेगा, वह कह सकते हैं कि पदानुक्रम यानी अनुक्रम यानी आयु सीमा के अनुसार, या कह सकते हैं कौन बड़ा उसके अनुसार होगा। आयु और लिंग परिवार पदानुक्रम का मुख्य आधार, यानी आयु और लिंग यानी किसकी कितनी आयु है और कौन महिला कौन पुरुष है, इसके आधार पर परिवार का मुख्य आधार तय है। लिंग के अनुसार परिवार सदस्यों के बीच संपर्क और संचार की बारीकियों को समझ, यानी लिंग के आधार पर महिला और पुरुष के आधार पर अगर जो परिवार है उनके बीच बातचीत कैसे, संपर्क कैसे है, उसको समझा सकता है। विवाहित महिला अपनी सास और जेठानी देवरानी के साथ रसोई में काम करते हैं, यानी जैसे हम महिलाओं की बात करें तो क्या होगी, जैसे भी कोई विवाहित महिला होगी क्या होगी भैया, जैसे उसकी सास है, जेठानी है, देवरानी, उनके साथ क्या वो लगभग रसोई में काम करते हैं। परिवार के छोटे सदस्यों से आशा की जाती है परिवार के बड़े सदस्यों को आदर करें, यानी जैसे परिवार में जो सबसे छोटा होगा, जो बच्चे होते हैं, क्या आशा यही की जाती है उनसे कि वो लगभग परिवार के जितने बड़ी सदस्य हैं उनकी आदर करें, अपने बड़ों को उनके द्वारा लिए गए निर्णयों को चुनौती न। अगर घर में जो बड़े लोग हैं, ठीक है, अगर वह कोई निर्णय लेते हैं, कुछ भी करते हैं तो उसको चुनौती ना दें, यानी उनको एक प्रकार का चैलेंज ना देने की कोशिश करें। संयुक्त परिवार में माता पिता, बच्चे, पिता की पीढ़ी, सभी पुरुषों के सदस्यों के बच्चे समझे जाते हैं। संयुक्त परिवार में जो होता है उसमें जब 4-5 भाई एक साथ रहते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, संयुक्त परिवार। ऐसे में सभी जो पुरुषों के जो बच्चे होते हैं वह क्या होते हैं, सबके समान अधिकार होते हैं। पितृवंशी संयुक्त परिवार व्यवस्था में दाम्पत्य संबंध में के साथ
पिता पुत्र संबंध यानी संतानीय संबंध यानी सहोदर संबंधों में अधिक महत्व होता है। यानी जो हमारे संयुक्त परिवार होते हैं उसमें पिता पुत्र का कैसा संबंध है या उसके बच्चों का कैसा संबंध है या जो साथ वाले लोग हैं अन्य भाई बहन हैं उनका संबंध कैसे आपस में, यह बहुत ज़्यादा महत्व देता है। अब हम विवाह की संस्था, अब हम देखेंगे जो विवाह है वह संस्था क्या है, विवाह की संस्था के बारे में देखेंगे। अगला हमारा क्या रहा है 9.3 क्या रहेगा, देखो विवाह एक संस्था के रूप में क्या है। विवाह एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था यानी जो शादी होती है वह एक प्रकार की संस्था है। यह समाज में मान्य बंधन संबंध है, यानी समाज के द्वारा जो विवाह है वह मान्यता है। यह संबंध कानूनी और रीति रिवाजों के द्वारा, यानी जो शादी है भैया वह कानून के द्वारा तथा हमारे जो रीति रिवाज हैं जो धर्म है उसमें उसको परिभाषित किया है, उसके द्वारा उसको मान्यता मिली है। इस संदर्भ की परिभाषा में न केवल यौन संबंध व्यवस्था का मार्गदर्शन करते हैं वरना ऐसी बातें भी जिनका श्रम विभाजन के अतिरिक्त कर्तव्यों और विषय है। यानी जो शादी होती है उसमें सिर्फ यौन संबंध ही नहीं बल्कि श्रम विभाजन यानी किसका क्या काम रहेगा, किसका क्या कर्तव्य रहेगा, इस विशेषाधिकार को भी विवाह के जरिए बताया जाता है। सभी विवाह अंतर्विवाही और बहुविवाही सिद्धांतों पर निर्देश, ज़्यादातर जो विवाह होते हैं वह अंतर्विवाह होते हैं या बहुविवाही होते हैं, इस सिद्धांत पर चलते हैं। अनाचार वर्जित के सार्वभौमिक निर्देश रक्त संबंधी वैवाहिक संबंध एक मौलिक विभाजन, यानी जो विवाह होते हैं वह लगभग रक्त संबंध जो होते हैं उनके विभाजन के आधार पर बनते हैं, अर्थात रक्त रिश्तेदार माना जाता है। इसलिए विवाह के लिए निष्पक्ष और संभावित विवाह योग्य श्रेणी है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये श्रेणियां सामाजिक रूप से बनाई गई हैं, इसलिए यह एक समाज से दूसरे समाज से भिन्न, यानी जो शादी है वह अलग अलग समाजों में उसका अलग अलग रूप है, अलग अलग प्रारूप है, अलग अलग मापदंड है, लेकिन उनका अस्तित्व सार्वभौमिक है। अगर हम शादी की बात करें उनका जो अस्तित्व है लगभग सेम है, बराबर है, लेकिन हर समाज में जो विवाह है उसका प्रकार अलग है, उसका ढंग अलग है, उस शादी करने का तरीका अलग है या शादी करने का मापदंड अलग है। उन्हें मानव होने की एक परिभाषित मार्ग, यानी शादी तो होगी लेकिन हर समाज में क्या है शादी करने का जो पैमाना है क्या होगा भाई, अलग अलग। विवाह से पैदा हुए बच्चे को विवाहित जोड़े की संतान माना, यानी अगर शादी करने के बाद अगर बच्चा होता क्या होगा उसको उनकी संतान माना जाएगा और वैध संतान होगी। विरासत और उत्तराधिकार के मामले यह जो शादी करने के बाद जो बच्चा होगा जो पिता होगा उसकी विरासत और उत्तराधिकार में उसका वैधता महत्वपूर्ण है। इस प्रकार विवाह न केवल यौन संतुष्टि का साधन है बल्कि परिवार की निरंतरता, यानी जो विवाह सिर्फ यौन संतुष्टि नहीं बल्कि परिवार को बढ़ाने का भी क्या है एक साधन है, तथा हमारी संस्कृति तंत्र को भी समेटा, यानी विवाह क्या करता है हमारी संस्कृति सभ्यता को भी बढ़ाने में मददगार है। भारत में कई समुदायों के धार्मिक ग्रंथों में विवाह को शामिल किया। अगर भारत की बात करें तो हमारे कई सारे धर्म है, कई सारे रिलीजन है जिसमें विवाह को शामिल है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी में विवाह का कर्तव्य है, ठीक है, यानी धर्म ग्रंथों में शामिल किया गया उन कर्तव्यों के लिए। उदाहरण के लिए हिंदुओं में विवाह को सामाजिक धार्मिक कर्तव्य, अगर बात करें जो हिंदू है उसमें क्या माना जाता है कि हिंदू में जो विवाह है वह सामाजिक कर्तव्य है या धार्मिक कर्तव्य माना जा रहा है। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में विवाह के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। अगर हम प्राचीन जितने भी हिंदू धर्म ग्रंथ हैं उनको देखें तो उसमें जो विवाह का भाई उद्देश्य क्यों शादियाँ हो रही, पहला क्या धर्म यानी धर्म का कर्तव्य है, दूसरी क्या प्रजा यानी संतति, तीसरा है रीति का। ये 3 प्रकार की चीज़ों के कारण इस प्रकार कहा जा सकता है समाज और व्यक्ति दोनों यानी अगर बोलें तो समाज और व्यक्ति दोनों के दृष्टिकोण से जो विवाह है वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत के अन्य समुदायों के बीच भी विवाह एक अनिवार्य दायित्व है, यानी भारत में अगर बात करें अन्य जो समुदाय हिंदू को छोड़कर अगर अन्य समुदायों की बात करें तो वहाँ पर भी विवाह जो है एक प्रकार का दायित्व। मुस्लिम विवाह में मुस्लिमों में भी विवाह जो होता है वह दायित्व माना गया है जिसे प्रत्येक मुसलमान को पूरा करना आवश्यक है। ईसाई में विवाह को जीवन का महत्वपूर्ण बताया गया है, पति पत्नी के बीच परस्पर संबंधों को एक दूसरे के प्रति कर्तव्यों पर जोर देता है। यानी अगर बात करें सिर्फ हिंदुओं में नहीं बल्कि भैया मुसलमानों में भी, ठीक है, ईसाइयों में भी, और इन सभी में क्या है विवाह को एक कर्तव्य के रूप में या कह सकते हैं उत्तरदायित्व के रूप में विवाह को बताया गया इनके धर्म ग्रंथों में। अब हम देखेंगे भारतीय समाज में पहला हमारा क्या है, भारतीय समाज में विवाह की आयु क्या है। विवाह सार्वभौमिक होने के अलावा भारत में कम आयु के में विवाह क्या है, हमारे समाज में लगभग हर जगह शादियाँ होती हैं, इसलिए भारत में कम आयु में विवाह होना आम बात थी। देखो क्या होता है विवाह हर समाज में होता है, यानी शादी तो चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सिख ईसाई हो जैन हो सब में शादियाँ,
इसलिए भारत में क्या होता था भैया, कम आयु में भी शादी हो जाती थी। यद्यपि विवाह की आयु विभिन्न धार्मिक समूहों की श्रेणी में, अलग अलग धर्मों में विवाह की जो श्रेणी है, विवाह की जो आयु है वह अलग अलग बताई गई, परंतु भारत में विवाह की औसत आयु कम है। यानी भारत में जो विवाह की आयु है वह लगभग कम है। 1929 में बाल विवाह नियंत्रण, यानी जब भारत गुलाम था उसी टाइम पर क्या हुआ था, बाल विवाह अधिनियम आया था, पारित किया गया था, जिसमें लोकप्रिय रूप से शारदा अधिनियम को माना जाता है, जिसमें लड़कों या लड़कियों की शादी के लिए क्रमशः 14 और 17 वय, यानी जब हमारा देश आज़ाद नहीं होता तब लड़कियों की शादी के लिए शादी की उम्र कितनी निर्धारित की गई, लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 17 वर्ष। यानी जब भारत गुलाम था, जब यहाँ पर अंग्रेज रहते थे, तब विवाह की उम्र कितनी थी, लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कियों के लिए 17 वर्ष निर्धारित की गई थी। यह अधिनियम सभी भारतीय नियमों पर लागू रहा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में संशोधन किए गए और 1978 में, कब 1978 में लड़कियों और लड़कियों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु बढ़ा करके 18, यानी लड़कियों के लिए क्या कर दिया गया 18 वर्ष और लड़कों के लिए शादी की उम्र कितनी कर दी, वह 21 वर्ष कर दी गई थी। हालांकि भारत में महिलाओं की शादी की उम्र 20वीं शताब्दी में धीरे धीरे बढ़, यानी महिलाओं की जो शादी की उम्र है वह लगातार, यानी अब उनकी शादियां हैं थोड़ी लेट हो रही हैं, देरी से हो रही हैं। 20वीं शताब्दी के अंत में स्तर कम प्रजनन क्षमता वाले देशों की तुलना में कम है। अब देखेंगे विवाह के कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक है, अगला जो हमारा रहेगा विवाह के एक प्रकार। सामान्यतः भारत में विवाह के 2 प्रकार हैं। पहला क्या है, एकल विवाह, एक पुरुष का एक महिला से विवाह एक बार होना, इसको एकल विवाह। बहु विवाह का मतलब होता महिला या पुरुष एक से अधिक पुरुष या महिला से विवाह करते पाए जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बहु विवाह। अंतिम में बहुविवाह के 2 प्रकार का होता है। बहुविवाह भी क्या होता है, 2 प्रकार का है। बहुपत्नी, एक पुरुष के द्वारा कई स्त्रियों के साथ विवाह करना, इसको बहुपत्नी विवाह। और बहुपति विवाह, एक महिला के द्वारा कई पुरुषों के साथ शादी करना, इसको क्या बोला जाएगा, बहुपति विवाह। अतः हमें एकल और बहुविवाह की दृष्टिकोण, सबसे पहले हम देखेंगे एकल विवाह क्या होता है। ठीक है, इस खंड में हम क्या देखेंगे, एकल विवाह क्या होता है और एकल विवाह किस प्रकार से होता है, और बहुविवाह। मुख्यतः 2 हैं और फिर बहुविवाह 2 प्रकार का होता है। एकल विवाह क्या होता है, देखो एकल विवाह हिंदुओं में 1955 में हिंदू विवाह जो मैरिज एक्ट है उसमें पारित किया गया है कि एक हिंदू एक समय में एक से अधिक पत्नियों से शादी करने की अनुमति है। यानी हिंदुओं को क्या है, हिंदू एक समय में एक से अधिक, यानी एक ही महिला से शादी करने की अनुमति देता है। हालांकि अनुमति के बावजूद हिंदुओं में भी बहु विवाह आम हो गया है। केवल सीमित वर्गों की आबादी के राजाओं, सरदारों, मुखिया या भूस्वामित्व अभिजात वर्ग के सदस्य ने वास्तव में बहुपत्नी व्यवस्था का पालन किया है। स्वतंत्रता के बाद जो हमारे, अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में भी इसको भी बताया गया। एकल विवाह का मतलब होता है जब एक पुरुष एक महिला से शादी करता है उसको एकल विवाह करता है, यानी एक महिला जब एक पुरुष से शादी करती है तो इसको एकल विवाह। आज के बहुत साल पहले जब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, जब राजा महाराजा होते थे, उस टाइम का क्या होता था, एक व्यक्ति कई यानी एक जो पुरुष है वो कई महिलाओं से शादी एक महिला कई से करती है, वो प्रथा को प्रचलित थी, लेकिन अब ये नहीं है। एकल विवाह का मतलब होता है कि हिंदुओं में यह ज़्यादातर प्रचलित है कि एकल विवाह स्थापित किए गए। इस अधिनियम में कुछ अन्य समुदाय जैसे सिख और जैन बौद्ध भी शामिल हैं। यानी एकल विवाह की श्रेणी में किनको भी शामिल किया गया, बौद्ध, जैन और सिखों के भी शामिल गया। सख्त एकल विवाह ईसाई और पारसी समुदाय में भी निर्धारित, यानी एकल विवाह जो है ईसाई और जो पारसी समुदाय उनमें भी निर्धारित किया गया। बहुविवाह क्या होता है, आगे देखिए बहुविवाह क्या है। इस्लाम में बहुपत्नी विवाह की अनुमति है, यानी इस्लाम की अगर बात करें तो मुसलमानों में क्या भैया बहुपत्नी विवाह की क्या है, अनुमति दी गई है। एक मुस्लिम व्यक्ति एक समय में 4 पत्नियां हो सकती हैं, बशर्ते वह सभी को समान समझे। हालांकि ऐसा नहीं है कि बहुपत्नी विवाह मुख्य रूप से कुछ अमीरों और शक्तिशाली मुसलमानों तक ही सीमित है। भारतीय जनजातियों में भी इस प्रकार के हम विवाहों को पाते हैं और भारतीय जनजातियों में देखता है कि वहाँ पर बहुपत्नी निषेध नहीं है। उत्तर और केंद्रीय भारत में कुछ ऐसी जनजातियाँ हैं जो बहुपत्नी विवाह का अधिक प्रचलित कर रही हैं। अब हम देखेंगे बहुपति विवाह। ठीक है, अब बहुपति विवाह क्या है, देखो बहुपत्नी विवाह से भी कम सामान्य है। कुछ समय पहले केरल की कुछ जनजातियां बहुपत्नी विवाह प्रचलित था। तमिलनाडु में नीलगिरी में टोंडला, उत्तराखंड में देहरादून के जिले में जौनसार, बावारा के खास और कुछ उत्तर भारत में बहुपति विवाह क्या था, बहुत ज़्यादा प्रचलित था। अब हम देखेंगे आज के प्रचलित स्वरूप क्या हैं। ठीक है, देखो परिवार और विवाह के स्वरूपों में आज कुछ बदलाव हो रहा है, यानी परिवार और जो विवाह का स्वरूप है वह धीरे धीरे बदल रहा है। प्रवासन और अन्य शहरों में दुनिया के हिस्सों में काम करने के लिए जाने वाले का कारण परिवार का वास्तविक आवासीय पैटर्न बदला। उदाहरण के लिए
कई बुजुर्ग जोड़े अकेले बुजुर्ग व्यक्ति अकेले रहते हैं क्योंकि अब उनके बच्चे काम के लिए कहीं और चले गए हैं। फिर भी कई समाजशास्त्री जैसा बता रहे हैं कि परिवार की भावनाएं बनी हुई हैं। बच्चे माता पिता को दूर से भी देखते हैं और पैसे भेजते हैं और नियमित रूप से उनकी आवश्यकता को पूरा करें। माता पिता और बड़ों द्वारा तय किए गए सिद्धांत का पालन करते हैं। यद्यपि काफ़ी हद तक लोगों के जीवन साथियों को खुद को ढूंढ पाना पसंद यद्यपि काफ़ी हद तक अगर बात करें लोगों को अपने जीवन साथी को खुद ढूंढना पसंद किया जा रहा है प्रेजेंट टाइम में। ठीक, आगे देखिए, परंपरागत जातीय मापदंडों की बजाय विवाह के सिद्धांत यानी शिक्षा है, व्यवसाय है, सामाजिक परिस्थिति है, विवाह द्वारा तय किए मापदंड है। यानी जो विवाह होगा उसके कौन कौन सा मापदंड होगा भैया? वर्ग का सिद्धांत है, शिक्षा है, व्यवसाय है, सामाजिक स्थिति है, ये सारे क्या है, इसके द्वारा क्या होता है, विवाह के मापदंड या पैमाने निर्धारित किए जाते हैं। एक ही रैंक और एक ही व्यवसायिक श्रेणी के भीतर शादियों के इच्छुक व्यक्तियों के लिए एक प्रवृत्ति है, जैसा कि डॉक्टर से आईएएस अधिकारी से शादी करना चाहते हैं तथा नई प्रजनन तकनीकों के लिए अलावा नई वरीयता को स्वीकार किया। और विवाह परिवार की प्रकृति में क्या है, धीरे धीरे हमें बदलाव भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगला जो हमारा आएगा, पति और पत्नी चुनने की कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं। ठीक है, 9.4 क्या रहेगा, पति और पत्नी चुनने की पद्धतियाँ। भारत में पति और पत्नी के चयन की 3 महत्वपूर्ण पद्धतियाँ विशेषताएं हैं। जहाँ विवाह प्राथमिकता के बदले निर्देशित है। विवाह के निर्देश नियम आमतौर पर अपेक्षाकृत बंद समाजों में हैं। अंतर विवाह नियम में अनुलोम और प्रतिलोम सहित है उन समूहों को इंगित करता है जिसमें एक व्यक्ति को जीवन साथी खोजने की उम्मीद होती है और भारत में यह जाति की अवधारणा के निकट है। दूसरे बहुविवाह के नियम है, एक व्यक्ति कुछ समूहों में विवाह करने से रोकते हैं, जिसमें हमें देखते हैं कुटुंब विचारधारा है। अब हम देखेंगे विवाह में कौन कौन सी पद्धतियाँ। सबसे पहले क्या है, अंतर विवाह। अंतर विवाह के नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति उस विशिष्ट अथवा निर्धारित समूह में विश्वास रखता है जिसका वह सदस्य है। एक समूह एक जाति, गोत्र, प्रजाति, सजातीय, धार्मिक समूह होता है। समूह के भीतर विवाह को समूह को द्वारा उत्पन्न करने में मदद करता है। भारत में धार्मिक और जातीय दोनों अंतर विवाहों के सबसे व्यापक रूप हैं। यद्यपि कानूनी रूप से अनुमति किंतु अंतर धार्मिक होता है। देखो क्या होता है, अंतर विवाह का मतलब होता है जब एक ही जाति एक ही धर्म में क्या हो शादियाँ हों, किंतु कानूनी रूप से अनुमति, किंतु उसमें क्या होता है, विवाह में आमतौर पर क्या है, सुसंगत और लोकप्रिय नहीं है। भारत में ऐसी असंख्य जातियां हैं जिन्हें असंख्य रूप से उपजातियों में विभाजित किया गया है, जिनमें आप उपवर्गों में बांट सकते हैं, जिसमें हम एक अंतर विवाह को भी देख सकते हैं। कई हिंदू उपजातियां के लिए अंतर विवाह इकाइयों में भिन्नता मिलती है। मिसाल के तौर पर दक्षिण भारत में कुछ ऐसी जातियां कुछ रिश्तेदार हैं के साथ शादी पसंद की जाती हैं। मराठी हैं, तेलुगु हैं, तमिल है, कन्नड़ भाषी क्षेत्रों में फुफेरे ममेरे भाई बहनों में साथ विवाह करने की प्राथमिकता बढ़ रही है। उत्तर भारत में ना तो चचेरे मौसेरे भाई बहनों में ना ही फुफेरे ममेरे भाई बहनों में के बीच विवाह की अनुमति है। दूसरी ओर उत्तर भारत में उन गांवों में भी शादी करने की प्रवृत्ति है जहां एक गांव में 12 या 13 किलोमीटर के अधिक दूर नहीं है। कुछ क्षेत्रों में रहने वाले कुछ परिजनों के लिए सामाजिक और आर्थिक संबंध स्थानीय रूप में सामाजिक सीमाओं में होता है। विवाह के जो रूप हैं कि अलग अलग रूपों में जो विवाह किया जाता है उसमें अंतर विवाही नियमों में गैर हिंदू में विवाह है। मुस्लिम में सैयद जिन्होंने एक अभिजात के रूप में मान्यता दी गई है, जिन्हें विभिन्न अंतर विवाही समूहों में विभाजित किया गया है। कभी कभी अंतर विवाह इतना छोटा होता है कि इसमें केवल एक व्यक्ति के माता पिता की विस्तार परिवार भी शामिल होते हैं। मुसलमानों में फुफेरे ममेरे मौसेरे भाई बहनों में विवाह की अनुमति होती है। वास्तव में पिता के भाई की बेटी एक पसंदीदा साथी है। मुसलमानों में रक्ती शुद्धता की अवधारणा को भाई बहनों के बीच संबंधों के रिश्तेदारों के बीच विवाह की प्राथमिकता को जिम्मेदार माना गया है। उत्तर भारत के पश्चिमी भारत में अगर बात करें तो कई मुस्लिम समुदाय ऐसे हैं दो भाई बहनों के बीच विवाह का सबसे अधिक वांछनीय मानते हैं। यह माना जाता है कि परिवार के भीतर परिवार की संपत्ति रखने की इच्छा करीबी विवाह में एक महत्वपूर्ण है। आमतौर पर यह माना जा रहा है कि निकट परिजनों की शादी का एक सास बहू के बीच संघर्ष को कम करने में मदद कर सकता है। अतः अंतर वैवाहिक संबंधों को मजबूत करने में क्या होगी, मदद मिलेगी। अनुलोम विवाह क्या होता है, ठीक है, देखिए अनुलोम विवाह के नियमों के अनुसार ये होता है कि पति की परिस्थिति हमेशा पत्नी की तुलना में उच्च होती है। जो इस नियम का पालन करते हैं वह हमेशा अपनी बेटियों के लिए उन पुरुषों की तलाश करते हैं जिनकी सामाजिक स्थिति उनके खुद के मुकाबले अधिक होती है।
यह नियम जिसके तहत विवाह होता है वह आमतौर पर एक उपजाति के भीतर एक निचली जाति की लड़कियों एक उच्च जाति के लड़कों के बीच तय होती है। यह नियम मुख्यतः जातियों के बीच की जाति उपजातियों के बीच विभिन्न वर्गों में प्रचलित है। यह पाया जाता है कि सभी जातियों में अनुलोम विवाह का मतलब होता है अपनी जाति से निकल करके दूसरी जाति में शादी करना। यह एक जाति का जो व्यक्ति गरीब है वह किसी दूसरी बड़ी जाति में अमीर व्यक्ति की लड़की से क्या अपने लड़के की शादी कर ले, उसको क्या बोलते हैं, अनुलोम विवाह। इसके विपरीत प्रतिलोम विवाह के नियमों के तहत किसी भी लड़की को अपने उच्च जाति या उपजाति के विवाह के लड़कों की अनुमति होती है, प्रतिलोम विवाह। ठीक है। प्रतिलोम विवाह का नियम अधिकांशतः भारतीय समूहों में पाया जाता है या क्षेत्रीय विविधता भी दर्शाता। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के राजपूत में परंपरा थी कि वह विवाह में लड़कियों की पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में किसी उपजाति में दी जाएगी। इसलिए पश्चिम के राजपूतों की सामाजिक परिस्थिति ऊंची समझी जाती है। पश्चिम दिशा वाले राजपूत सदा उच्च माने गए हैं। यानी कैसे क्या था, अधिक मान्यता मिल जाना। जैसे किसी में राजपूतों में क्या होता था कि उनको अधिक उच्च तो माना, तो शादियाँ वहीं पर होती थी। बहुविवाह क्या होता है, ठीक है, बहुविवाह तो जैसे आप देखेंगे बहुविवाह के नियमों के अंतर्गत क्या होता है, इसमें इन नियमों के अनुसार क्या होता है, विवाह निषेध है। उत्तर भारत के गाँव के भीतर होने वाली लड़की को गाँव की बेटी माना जाता है, इसलिए वह अपने गाँव के लड़के से शादी नहीं कर सकती। इसी प्रकार से यहाँ पर वही विवाह इकाई के रूप में लेते हैं। दक्षिण भारत में व्यक्ति की अपनी पीढ़ी में बहुविवाह इकाई की परिभाषा उस व्यक्ति के भाई बहनों और सगे वर्णात्मक चचेरे भाई बहन आते हैं, अर्थात इन विवाह में निषेध है। उत्तर और दक्षिण भारत में अनेक समुदायों में प्रचलित दो प्रकार के बहुविवाह हैं। एक गोत्र और गोत्रों के आधार पर होते हैं। बहिर्गोत्र विवाह भारतीयों में द्विज जातियों के संदर्भ में बहिर्गोत्र विवाह होता है। क्षत्रिय और वैश्य वर्णों में संबंधित है। एक पूर्वज आमतौर पर ऋषि तथा मुनि में चले गए जो गोत्र के रूप में माने जाते हैं, और वंशीय विवाह में यानी गोत्रों से अलग गोत्र में शादी करना उसे हम बहिर्गोत्र विवाह करते हैं। यानी एक ही गोत्र में शादियाँ नहीं होती, जब अलग गोत्र में शादी होती है उसको क्या बोलते हैं, बहिर्गोत्र विवाह के रूप में माना जाता है। और इसमें पैतृक रूप में वंशज या उसे संबंधित होता है। उत्तर भारत में हिंदू जातियों में अगर बात करें तो 4 गोत्रीय नियम हैं। 4 गोत्रीय नियम क्या कौन से हैं, 4 कबीले यानी गोत्र के अनुसार शादियां होती हैं। अपने पिता को अपने गोत्र की वंश की और उसकी माता की गोत्र वंश की शादी नहीं होगी। उसकी दादी अर्थात उसके पिता की माता का गोत्र में वंश में, उसकी नानी और माँ की गोत्र में वंश में के अनुसार होता है। सभी जातियों में चचेरे भाइयों के बीच विवाह निषेध है, निम्नलिखित तरीकों से 4 कबीलों में दिखाता है। देखिए 4 में जिस प्रकार से अलग अलग शादी करने का वंश है, अलग अलग करने का जो तरीका है उसमें वही बताया गया है। तय किए गए विवाह क्या होता है, अगला लास्ट में देखेंगे तय के। यद्यपि किसी को जीवन साथी चुनने की साथ में भागीदारी नियमों के विभिन्न नियम भिन्नता है। माता पिता बड़ों द्वारा तय किए गए विवाह जीवन साथी के चयन का सबसे प्रचलित रूप है। यानी जब माता पिता क्या करते थे, किसी की शादी तय कर देते हैं, उसी को बोलते हैं तय किए गए विवाह। अधिकांश उच्च जातियों में हिंदुओं में कुंडली मिलान ज्योतिषीय गणना के तहत जन्म के समय ही रेखा चित्र होता है। शादी के साथ जीवन की अंतिम पसंद को महत्वपूर्ण है। आजकल के लड़के लड़कियों की कुंडली मिलान करने वाले ज्योतिष के अलावा कंप्यूटर का उपयोग कुंडली मिलान के लिए भी किया जा रहा। मुसलमानों में माता पिता बुजुर्ग वली या अभिभावक एक शादी की व्यवस्था कहते हैं। यानी तय किए विवाह यानी जब माता पिता शादी को तय कर देते हैं उसको, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, इस प्रकार की दोनों में क्या है संस्थाएँ प्रचलित हैं। अब हम देखेंगे विवाह की रस्में कौन कौन सी होती हैं। भारत में विवाह से जुड़ी कई प्रकार की रस्में हैं। हम न केवल धर्म की दृष्टि से बात करें बल्कि जाति संप्रदाय यानी धर्मों में भी अलग अलग विवाह की रस्में हैं, बल्कि अलग अलग जातियों में भी क्या है विवाह की बहुत सारी रस्में हैं और विषमताएं भी पाई जाती हैं। आम भारत में कुछ समुदाय में बुनियादी रस्मों को देखें। पहला क्या हम देखेंगे विभिन्न समुदाय में विवाह की कौन कौन से। हिंदुओं में विवाह के संस्कार, विवाह एक संस्कार है। यानी हिंदुओं में अगर बात करें तो विवाह क्या एक संस्कार के रूप में माना जाता है। इसका अर्थ है कि हिंदू विवाह को भंग नहीं किया जा सकता। यानी हिंदू में भैया जो विवाह होगा वो भंग नहीं होगा, बोलते हैं ना तलाक नहीं होता है। यह जीवन पर्यंत संबंध नहीं बोलते नहीं, साथ साथ जन्म का है। यह विवाह की रस्मों के परिलक्षित होता है। कुछ महत्वपूर्ण रस्में यानी हिंदू विवाह में कुछ महत्वपूर्ण रस्में क्या हैं, जैसे कन्यादान है। कन्यादान पिता द्वारा दुल्हन दूल्हे को देना कन्यादान इसको बोलते हैं। पानी ग्रहण क्या होता है, दूल्हे द्वारा दुल्हन का हाथ पकड़ना पानी ग्रहण। अग्नि प्रणय दूल्हा और दूल्हे क्या करते हैं जब अग्नि के साथ चारों तरफ घूमते हैं
जोम होम यानी हवन कुंड में भुने हुए अन्न डालना। सप्तपदी, सप्तपदी का मतलब होता है वर और वधू क्या करते हैं जब साथ साथ चलते, इसको क्या बोला जाता है, सप्तपदी। ये हिंदू में विवाह में क्या है, कुछ रस्में हैं। ये बुनियादी अनुष्ठान केवल जातियों में जैसे ब्राह्मण, यानी ये जो अनुष्ठान जैसे हमने बात किया कन्यादान, पानी ग्रहण, हाथ पकड़ के चलना, अग्नि प्रणय या सप्तपदी, ये क्या है हिंदू जातियों में है। और हिंदू जातियों में कौन कौन से, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय तक ही क्या है सीमित नहीं, बल्कि अन्य जातियों में भी फेरबदल के साथ पढ़े जाते हैं। और ये जो मंत्र पढ़े जाते हैं इसमें कुछ ब्राह्मण पुजारी मंत्र पढ़ते हैं और आमंत्रित किए जाते हैं। और धार्मिक आह्वान, कन्यादान का अनुष्ठान सभी बुनियादी अनुष्ठानों में, यानी कन्यादान जो है सभी जितने भी विवाह होते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण और फेमस लोकप्रिय बना हुआ है। जैन समुदाय में विवाह समूहों में जैसे दिगंबर और श्वेतांबर, और सिख समुदाय में विवाह में रीति रिवाज हिंदुओं के रीति रिवाज के समान ही है। देखो जैन समुदाय में अगर बात है तो वहाँ दिगंबर और श्वेतांबर है, लेकिन सिखों यानी जो सिख समुदाय है वहाँ पर जो विवाह है वह हिंदू रीति रिवाजों के जैसा ही है। सिखों का कुछ रीति रिवाज हल्का थोड़े अलग है, इसे अंदाज कराज कहा जाता है। इसमें गुरु ग्रंथ साहिब सिखों की पवित्र पुस्तक की उपस्थिति में संपन्न किया जाता है। मुख्य रूप से दुल्हन के जोड़े पवित्र पुस्तक के चारों ओर 4 बार परिक्रमा करते हैं। उपयुक्त छंद जैसे शब्दद के रूप में जाना जाता है और गायन किए जाते हैं। हिंदुओं के विपरीत सिखों के विवाह में कोई विशेष अवधि या मौसम नहीं है। मुस्लिम विवाह क्या है, एक संस्कार नहीं थे, यानी मुसलमानों में जो विवाह होते हैं वह संस्कार नहीं बल्कि एक अनुबंध यानी एक कॉन्ट्रैक्ट शादी होती है जिसे समाप्त किया जा सकता है। मुस्लिमों में विवाह की रस्में संप्रदाय और क्षेत्रों द्वारा होती हैं, यानी मुस्लिम में जो विवाह की रस्म होगी वह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संप्रदायों में क्या होती है, अलग अलग प्रकार से होती है। मुसलमानों के विषय में संप्रदाय में कुछ संस्कार जैसे सुन्नी संप्रदाय जो कि मुस्लिमों के बीच एक संप्रदाय से भिन्न है। हालांकि मुस्लिम विवाह के आवश्यक समारोह में निकाह के रूप में माना जाता है। समारोह काजी द्वारा किए जाते हैं, जो काजी होता है वह निकाह पढ़वाता है। निकाह तभी पूर्ण माना जाएगा जब वर और वधू दोनों की सहमति ली जाए, जैसे बोलते नहीं स्वीकार है वो बोलते हैं। निकाह नामा के रूप में किया जाने वाला एक औपचारिक दस्तावेज होता है जिसे दूल्हे द्वारा दुल्हन के लिए भुगतान यानी जिसे हम मेहर की रकम बोलते हैं ना, जो मेहर की रकम दी जाती है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। इस भुगतान में मेहर कहा जाता है जो शादी के तुरंत के बाद पत्नी को, यानी एक प्रकार से जैसे कॉन्ट्रैक्ट शादी होती ना, तो कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने किया तो कुछ आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो यही मेहर की रकम बोली जाती है। और इसमें क्या होता है, मौलवी जो होता है यानी जिसे काजी हम बोल रहे हैं उसी काजी को मौलवी बोला जाता है, जो मोस्टली शादी करवाते हैं मुस्लिमों में। और ये क्या करेगा, लड़की से पूछेगा कि इनसे शादी करना आपको सही है, तो बोली हाँ हाँ तीन, तभी जब लड़का लड़की से यानी दोनों को राजी, एक प्रकार से लिखित शादी यानी कॉन्ट्रैक्ट कानूनी रूप से मुसलमानों में शादी होती है। धार्मिक रीति रिवाज उतनी की मान्यता नहीं, यानी मुसलमानों में शादी है वह 7 जन्मों का बंधन नहीं जैसे हिंदू में होता है। मुसलमानों में शादी हुआ क्या है, एक अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर शादी की जाए। जैसे हम कोई कॉन्ट्रैक्ट में कोई चीज़ खरीद कर लाते हैं, कोई वस्तु नहीं, जब हम किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया यानी अनुबंध के आधार पर मुसलमानों में शादी, जिसमें धनराशि जिसे मेहर के रूप में दिया जाता है भविष्य में किसी भी तारीख को स्थगित की जा सकती, यानी मुसलमानों में शादी है उसको भी स्थगित किया जा सकता है। ईसाइयों के बीच शादी चर्च में होती है। अंगूठी का आदान प्रदान करना एक महत्वपूर्ण, यानी ईसाइयों में जो शादी होती है उसमें क्या होता है कि उन लड़का लड़की आपस में अंगूठी को पहनाते हैं, वह उनके ईसाइयों में सबसे महत्वपूर्ण परंपरा है। ईसाइयों में कुछ भागों में जैसे केरल में, सीरिया ईसाइयों में दूल्हे द्वारा दुल्हन को गर्दन पर मंगलसूत्र बांधना हिंदू संस्कार है। यानी जो ईसाई होते हैं वो भी क्या करते हैं, दुल्हन के गले में क्या मंगलसूत्र बांधना हिंदू संस्कार जैसा ही है। ताली यानी मंगलसूत्र दक्षिण भारत में हिंदू विवाहों के विवाह का प्रतीक है। विवाह समारोह के एक हिस्से के रूप में सभी समुदाय में विवाह के जुलूसों और दावत का, यानी विवाह में जितने भी, चाहे हिंदू में विवाह होगा, चाहे मुस्लिम में विवाह होगा, चाहे जैन में, पारसी में, वहाँ पर क्या होगा, एक दावत यानी एक भोज का आयोजन किया जाता है। उनके पैमाने से दूल्हा और दुल्हन के परिवारों के सामाजिक आर्थिक और स्थिति के अनुसार उनकी तरह का आयोजन छोटा है, यानी लड़के और लड़की की भैया सामाजिक स्थिति कैसे है, पैसा वैसा कैसे है, उनकी सामाजिक स्थिति के अनुसार वहाँ पर छोटा या बड़ा कोई न कोई शादी का आयोजन जरूर किया जाता है जब चाहे किसी भी समुदाय में शादियाँ होती हैं। तो ये विवाह और शादी में हैं। अब हम बात करेंगे परिवार और विवाह में परिवर्तन किस प्रकार का है। शैक्षिक, आर्थिक, शैक्षिक, कानूनी, जनसंख्याकिकी आदि बहुत से परस्पर संबंध के कारण भारत में परिवार और विवाह को प्रभावित करते हैं। यानी परिवार और विवाह किस रूप से प्रभावित, सबसे पहले परिवार और विवाह को प्रभावित करने वाले कारक कौन कैसे, यानी परिवार और विवाह किन चीज़ों से प्रभावित हो सकता है या टूट सकता है। पहला भाई आर्थिक कारक है।
भाई पैसे वैसे करने। भारत में संयुक्त परिवार व्यवस्था में मुद्रा प्रदान यानी नगद लेन देन व्यावसायिक अवसरों पर विधिकरण है। तकनीकी प्रति यानी संचार परिवहन कुछ आर्थिक है। अंग्रेजों द्वारा आर्थिक प्रणाली में मुद्राकरण को प्रोत्साहित किया यानी प्रदान की गई वस्तुओं को बेची गई वस्तुओं के लिए नगद पैसे देकर के खरीदा जा सकता है। अंग्रेजों ने सरकारी सेवा में रोजगार के द्वार खोले जो अंग्रेजों द्वारा एक प्रदान किए गए रोजगार के अवसरों में कुछ और सुविधा से थे। वे अक्सर अपने पारंपरिक व्यवसायों को छोड़कर के शहरों कब्जे में चले गए जहां पर व्यवसाय करते। यानी आर्थिक कारक भी क्या है विवाह में एक महत्वपूर्ण। शैक्षिक कारक भी भैया देखो जो विवाह निर्धारित होता ना ये भी देखा जाता है भैया किसका कितना स्टेटस है, लड़का कितना कमाता है, लड़की कितनी कमाती है। आर्थिक आधार पर क्या होता है विवाहों को तय किया जाता है या विवाह कितने दिन तक टिकेगा या आर्थिक स्थिति पर निर्भर करेगा। अगर पैसे नहीं रहेंगे तो शादी नहीं होगी, अगर पैसे नहीं रहेंगे तो शादी को भी चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी आर्थिक कारक है। दूसरा जो कारक है भाई शैक्षिक पढ़ा लिखा भी देखा जाता है। यह भी ब्रिटिश शासन के दौरान ही रहा। उच्च शिक्षण के अवसरों के महत्वपूर्ण तरीके में उभरा। सभी जातियों और समुदायों के पास शिक्षा के संबंध में अंग्रेज द्वारा सुविधा पहुंची जिसमें से कुछ जातियां अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा तक पहुंची जोखिम हासिल करने में सक्षम थे। विशेष रूप से व्यक्तिवाद, उदारवाद, मानवीय विचार के जोखिम ने कुछ हिंदू रीति रिवाजों में बाल विवाह से संबंधित प्रथाओं पर सवाल उठाना शुरू किया। जैसे कि हम बात करते हैं कि महिलाओं को शिक्षा के अधिकारों से वंचित रखना, महिलाओं को संपत्ति के अधिकारों को देना। ठीक है। शिक्षित युवा पारंपरिक विवाह के विरुद्ध न केवल एक बड़ी आयु शादी करने के लगे बल्कि अपनी पढ़ी लिखी महिलाओं का जीवन साथी बनना शुरू किया। शिक्षित महिलाओं विशेष रूप से कॉलेज या अपेक्षाकृत व अविवाहित या कम शिक्षित महिलाओं की तुलना में पारिवारिक मामलों में एक विशिष्ट प्रभाव डाल रही हैं। कानूनी कारक क्या है? रोजगार, शिक्षा, विवाह और संपत्ति संबंधी कानून में कई तरह की प्रक्रियाएं शामिल हैं। ठीक है। कर्मचारियों के लाभ के लिए पारित अधिनियम 1953, न्यूनतम मजदूरी अपने 1948, संयुक्त परिवार पर सदस्य की आर्थिक निर्भरता समाप्त कर दी गई। यानी अब जो परिवार का जो मुखिया होगा उस पर निर्भरता नहीं कि वह पालन पोषण करेगा। 1930 में हिंदू जनार्दन अधिनियम पारित किया गया। इसके द्वारा घोषणा की गई अगर कोई हिंदू शिक्षा द्वारा अर्जित की गई संपत्ति उसकी निजी संपत्ति होगी, चाहे वह शिक्षा का खर्च संयुक्त परिवार द्वारा किया गया हो। स्व अर्जित संपत्ति और संयुक्त परिवार की संपत्ति के बीच अंतर खींचा गया। सन 1937 में ब्रिटिश शासन द्वारा एक कानून पारित किया गया जिसके द्वारा एक महिला ने अपने पति की संपत्ति पर एक सीमित अधिकार प्राप्त हुआ। इस कानून के बनने के बाद पति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति उसकी पत्नी को पूर्ण अधिकार और पति की जीवित रहने में सीमित अधिकार की भागीदार पत्नी को मृत्यु के बाद वह संपत्ति की वारिस होगी। विवाह के संबंधों में शिशु विवाह को रोक लगाने के लिए 1929 में बाल विवाह नियंत्रण लागू किया गया जिसमें लड़की और लड़कियों के विवाह के लिए उम्र को निर्धारित। आगे चल करके भारत में लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष आयु को निर्धारित किया गया। स्वतंत्रता के बाद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू किया गया जिसमें लड़के और लड़कियों के माता पिता की संपत्ति में बराबर अधिकार दिया गया। इन कानूनों ने इस अधिनियम को पारित किया और पूर्व में जो हमारे संयुक्त परिवार चले थे उनकी विरासत को या परिवार में महिलाओं की जो स्थिति है दूसरों में निर्भरता है उसकी चुनौती दी। नगरीयकरण क्या रहा? यह नगरीयकरण भी क्या है विवाह को काफ़ी हद तक प्रभावित कर रहा है। देखिए नगरीयकरण की प्रक्रिया ने भारत में पारिवारिक जीवन में ढांचे को प्रभावित किया है। यहाँ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जाकर के पढ़ने और कृषि पर आधारित व्यवसाय को छोड़कर के झुकाव को सूचित करता है। साथ ही शहरी जीवन को अपनाने की विधा यानी नगरीकरण क्या कर रहा है शादी और विवाह की जो प्रक्रिया उसमें एक नयापन ला रहा है। श्रमिक की जटिलता बढ़ना, जनसंख्या घनत्व बढ़ना, इससे भी क्या हो रहा है आज हमारे जो परिवार शिक्षा है या जो शादी है उसको कह सकते हैं कि पूरी तरीके से बदल रहा है। शिक्षा, रोजगार, पारिवारिक जीवन शैली का उभरता है। आज जो हमारी पारिवारिक जीवन शैली है उसका ढांचा बदल गया। आज जो परिवार के माता पिता है, पत्नी है, बच्चे के साथ रहें जबकि अन्य कुछ लोग पत्नी के परिवार के सदस्य संपत्ति के बीच बच्चों के साथ रहते हैं। आज उनकी देखभाल की सुविधा अनुपस्थित है। यानी कह सकते हैं आज जो शादी और उसका जो पूरा ढांचा है, वैवाहिक जो ढांचा है या जो जीवनशील है वो पूरा। विवाह में हाल के रुझान क्या है? अंतर विवाह, बहु विवाह, अनुलोम विवाह, तय किए गए विवाह। आज विवाह की काफ़ी हद तक व्यवहार में अंतर्जातीय विवाह द्वारा अब कानून मान्यता है, पहले की तुलना में बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। ये अंतर्जातीय विवाह की कुल संख्या में बहुत कम अनुपात है, वह धीरे धीरे बढ़े। जीवन साथी के चयन का पैटर्न भी निरंतर आज बढ़ रहा है और अधिक पारंपरिक हो रहा है। हालांकि अधिकांश विवाह माता पिता या वलीयों द्वारा तय किए जा रहे हैं, लेकिन आज भी माता पिता जीवन साथी के चुनने के पैटर्न में कुछ संशोधन किए गए। हम पैटर्न माता पिता द्वारा विवाह लड़के लड़कियों की सलाह के बिना स्वयं की पसंद से विवाह, लेकिन माता पिता की सहमति
माता पिता की पसंद लेकिन शादी में शामिल लड़के लड़कियों की सहमति से, माता पिता की पसंद से शादी लेकिन दोनों में से केवल एक साथी की सहमति से। यानी आज जो विवाह के तरीके में बदले, यानी माता पिता लड़के लड़कियों की सहमति के बिना विवाह भी तय कर सकते हैं। कई बार स्वयं की सहमति से दो लड़के लड़कियों से विवाह हो रहा, कई बार स्वयं की सहमति माता पिता की सहमति बाद में ली जा रही है, कई बार माता पिता की सहमति और बाद में लड़के लड़की क्या था सहमत हो जाते हैं। इस प्रकार से आज जो विवाह के पैटर्न जो तरीके हैं उसमें काफ़ी बदलाव आ रहा। आज ये पूरा जो हमारा था फैमिली और विवाह क्या है उसको पूरा मैंने आपको बताया है। लगभग ये जो पूरा हमारा 9 चैप्टर है पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है।